ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। आज का विषय है सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार का श्लोक संख्या 53 और उससे आगे का। अब आपके समक्ष श्लोक संख्या 53 और उसके आगे की व्याख्या हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं यथा भगड़ाभ्यस्तो दिन राशि कुआशरै विभाजित मध्यगो भगड़ा दीर्घो भवेत् एवं शीघ्रमंदोच्चाजे प्रोक्ता पूर्वयाइन विलोम गतये पातालास्तद्विचक्राभिशोधिता। श्लोक संख्या 53 में बताया गया है कि जितने आहारगण प्राप्त हों उनसे किसी ग्रह के महायुगीय भगण को गुणा करने पर और गुणन फल को महायुगीय सामन दिनों से भाग देने पर जो लब्धि आएगी उतने ही भगण उस ग्रह के सृष्टि के आदि से मध्य गति के अनुसार पूरे हुए हैं, और जो शेष बचा है उसको 12 से गुणा करके महायुगीय सावन दिनों से भाग देने से उस राशि की संख्या प्राप्त होगी जितनी राशियां वह ग्रह वर्तमान भगण में पूरा कर चुका है। अब जो शेष बचे उसको 30 से गुणा करके महायुगीय सावन दिनों की संख्या से भाग देने पर उन अंशों की संख्या निकल आएगी जितने अंश वह ग्रह वर्तमान राशि में पूरा कर चुका है। इसी तरह से श्लोक संख्या 54 के अनुसार जो भी पूर्व में कहा गया है उसके अनुसार पूर्व की ओर चलने वाले शीघ्रों और मंदोच्चों के स्थान भी जाने जा सकते हैं। पातों की गति उल्टी अर्थात पश्चिम की ओर होती है, इसलिए पातों की जो राशि अंश कला विकला हमें प्राप्त हो उसको पूरे चक्र में से अर्थात 12 राशि में से घटा देने पर जो शेष बचेगा वही पातों का स्थान होगा। इस श्लोकों के माध्यम से हम जो जान पा रहे हैं, जब किसी इष्ट समय में ग्रहों के मध्य स्थान जानना हो तो इसका संक्षेप में अर्थ यह है कि जब एक महायुग में अर्थात महायुगीय सावन दिनों में ग्रह ऊपर कहे हुए अनुसार भगण करता है तब इष्ट समय तक के सावन दिनों में कितने भगण करेंगे। इसलिए त्रैराशि की रीति से इस नियम को इस तरह से प्रकट किया जा सकता है। महायुगीय सावन दिन अनुपाते इष्ट अहरगण समानुपाते महायुगीय भगण इच्छित भगण। यदि सा को महायुगी सावन दिन, आ को इष्ट अहरगण, भा को महायुगी भगण तथा भा को अभीष्ट भगण माना जाए तो संक्षेप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आ गुणे भा बटे सा बराबर भा। यह एक भिन्न है। जिसको सरल किया जाए तो जो पूर्णांक प्राप्त होगा वह ग्रह के उन भगणों की संख्या है जो उस समय तक पूरे हो चुके हैं, और शेष भिन्न को 12 से गुणा करके सरल करने पर जो पूर्णांक प्राप्त होगा वह ग्रह गत राशिगत तथा फिर जो भिन्न होगी उसको 30 से गुणा कर सरल करने पर वर्तमान राशि के अंश का मान निकल जाएगा। यदि इसकी कला विकला भी जाननी हो तो फिर इसको 60 से गुणा करके और सरल कर लेना चाहिए। यह नियम सभी पूर्व चलने वाले ग्रहों शीघ्रोच्चों और मंदोच्चों के लिए लागू होते हैं। यदि किसी ग्रह के पातों का स्थान जानना है तो ऊपर बताई गई रीति से जो राशि अंश कला विकला का मान प्राप्त होता है उसे 12 राशियों में से घटा देना चाहिए, क्योंकि पात की चाल उल्टी होती है इसलिए वह उल्टे क्रम से राशि चक्र पर चलेगा। यदि गणित से इसका मान निकाला जाए तो कह सकते हैं कि अमुक पात भा भगड़ पूरा करके 2 राशि 3 अंश 5 कला पर है तो इसे मेष के आदि बिंदु से उल्टा गिनना चाहिए, अर्थात मीन कुंभ मकर के अंतिम बिंदु से
3 अंश 5 कला अर्थात मकर के 26 अंश 55 कला पर। इसलिए यदि 12 राशियों में 2 राशि 30 अंश 5 कला घटाया जाए तो 9 राशि 26 अंश 55 कला का मान प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह हुआ, यह पात राशि चक्र की 9वीं राशियों के उपरांत 10वीं राशि की 26 अंश 55 कला पर है। द्वादश घन। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 55। द्वादश घना गुरुर्याता भगड़ा वर्तमान कई राशि हिता शुद्ध षष्ठ्या स्युर्विजयादय है। इसका अनुवाद इस तरह से है, बृहस्पति के गत भगड़ों को 12 से गुणा करके गुणन फल में वर्तमान भगण की जिस राशि में बृहस्पति हो उस क्रम संख्या को जोड़ दिया जाए तो योग फल को 60 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचा उसी क्रम संख्या का संवत्सर विजय से आरंभ होकर चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। बृहस्पति मध्यम गति से जिस समय में एक राशि चलता है उसको संवत्सर कहते हैं। इसलिए बृहस्पति के एक भगड़ काल में 4332.3206 सावन दिनों में 12 संवत्सर होते हैं और एक संवत्सर में 361.0267 सावन दिन होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि सौर वर्ष की अपेक्षा संवत्सर 4.23203 सावन दिन छोटा और सावन वर्षों से 1.02672 सावन दिन बड़ा होता है। संवत्सरों के नाम निम्न प्रकार से हैं, जिसको विजय, जय, मनमथ आदि के नामों से जाना जाता है। अंतिम संवत्सर का नाम नंदन है। आप जानते हैं वराहमिहिर ने बृहद संहिता में संवत्सर चक्र का आरंभ विजय से नाम मान करके 35वें संवत्सर प्रभाव से माना है। यही प्रथा आजकल भी प्रचलित है। यह प्रथा कब से आरंभ हुई, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। 60 संवत्सरों के चक्र में कई छोटे छोटे विभाग हैं, जिसका आरंभ भी प्रभाव से ही होता है। इसकी चर्चा माना अध्याय में विस्तृत रूप से की जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब यह जानना हो कि किसी ईष्ट समय में कौन संवत्सर चल रहा है, तब सबसे पहले 53वें श्लोक के अनुसार यह जानना चाहिए कि उस समय बृहस्पति का मध्यम स्थान क्या है। सृष्टि के आदि से अहरगण निकालकर मध्यम ग्रह जानने की क्रिया बहुत कठिन होती है। इसलिए यदि कलयुग के आदि से अहरगण का साधन किया जाए तो अधिक सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इस समय से भी विजय संवत्सर का आरंभ हुआ है। जो लोग दशमलव भिन्न की रीति जानते हों उनको अहरगण की जगह सौर वर्षों से काम लेने में भी सुविधा होती है। इस प्रकार मेष संक्रांति के समय बृहस्पति का जो मध्यम स्थान होगा वह निकल आएगा। जैसे मान लीजिए यह जानना है कि संवत 1981 विक्रमी मेष संक्रांति के समय कौन संवत्सर वर्तमान होगा और वह कितने दिन तक रहेगा, तो इसको करने के लिए कलयुग के आरंभ से 1981 विक्रमी की मेष संक्रांति तक 5025 सौर वर्ष बीत चुके होंगे। उस समय तक बृहस्पति कितने भगड़ पूरा करके किस राशि पर रहेगा, यह जान लेने से संवत्सर की जानकारी हो जाएगी। एक महायुग अर्थात 43,20,000 सौर वर्षों में बृहस्पति के 3,64,220 भगड़ होते हैं। इसलिए 50-25 सौर वर्षों में क्या, अब यहाँ पर 3,64,220 गुणे 50-25 बटे 43,20,000
हजार भगड़, अर्थात 3,64,202 गुणे 5,025 बटे 43,20,000 गुणे 12 संवत्सर। अब इनका जो संपूर्ण मान प्राप्त होता है वो 5083.9041666 संवत्सर। इसका अर्थ यह हुआ कि 1981 विक्रमी की मेष संक्रांति के समय 5084वां संवत्सर चल रहा है, उसका 0.9041666 भाग बीत गया है और 0.09583334 भाग रह गया है। 60 संवत्सरों का एक चक्र होता है, इसलिए 5084 को 60 से भाग देने पर 84 लब्धि आएगी और 44 शेष होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कलयुग से 60 संवत्सरों का चक्र 84 बार हो चुका है। 85वें चक्र का 44वां संवत्सर इस समय चल रहा है और मेष संक्रांति के समय उसका 0.95833 भाग बीतने को हो रहा है और इस 44वें संवत्सर का जो भी नाम होगा उस नाम को हम वहां पर इंगित कर देंगे। उसको हम यहां पर 44वां संवत्सर धाता के नाम से जाना गया है। अब यदि यह जानना है कि धाता संवत्सर 1981 विक्रमी में कितने दिन तक रहेगा, तो इस शेष को एक संवत्सर के सावन दिनों अर्थात 361.02672 से गुणा कर देना चाहिए। ऐसा करने से गुणनफल 34.5984 सावन दिन आता है। इसलिए 1981 की मध्यम में संक्रांति के समय से 34.5984 सावन दिन बीत जाने पर धाता का अंत और ईश्वर नामक संवत्सर का आरंभ होगा। इससे पहले यह बताया गया है कि स्पष्ट मेष संक्रांति मध्य मेष संक्रांति से 2.1707 सावन दिन पहले ही होती है, इसलिए स्पष्ट मेष संक्रांति से 36.7691 सावन दिन पर अथवा 36 दिन 46 घटी 8 पल 40 विपल पर ईश्वर नामक संवत्सर का प्रवेश होगा। अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक संख्या 55, श्लोक संख्या 56, 57 और 58 का अनुवाद। श्लोक संख्या 56 के अनुसार विस्तरेणे तदुदितं संक्षेपाद व्यवहारिकं मध्यमानयनं कार्यं ग्रहाणाम् इष्टतो युगम् अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यग्रहागता विनातुपातमन्दोचौ मेषादौ तु तुल्यतामिता मकराद्यौ शशाङ्कोच्चं तत्पातस्तु तुलादिकः निरंसत्वं पाताश्चान्येनोक्तास्ते मंदचारिणः। श्लोक संख्या 56 में जैसा कहा गया है कि ग्रहों के मध्य स्थान जानने की रीति अब तक विस्तार के साथ कही गई, परंतु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह काम संक्षेप में करना चाहिए। श्लोक संख्या 57 के अनुसार इस सतयुग के अंत में पातों और मंदोचों को छोड़कर सब ग्रहों के मध्यम स्थान मेष के आदि में समान थे, अर्थात सातों ग्रह मेष के आरंभ स्थान पर पहुंचे थे। इसलिए श्लोक संख्या इसमें चंद्रमा का उच्च मकर राशि के आदि में तथा उसका पात राहु तुला के आदि में थे। अन्य ग्रहों के पात और मंदोच मंद गति के कारण किसी पूरे अंश पर नहीं थे, इसलिए इनके बारे में वहां पर ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं की गई। मध्यमाधिकार के श्लोक संख्या 45 से 50 श्लोकों में
ग्रहों के मध्यम स्थान निकालने की जो रीति बताई गई है वह गणित विस्तार के कारण व्यवहारोपयोगी ना होने हुए वहां पर थोड़ा क्लिष्टता आती है, थोड़ा कष्ट भी होता है सॉल्व करने में। इसलिए सृष्टि के आदि से सतयुग के अंत तक के वर्षों का आहारगण निकालने की विशेष आवश्यकता नहीं है। वर्तमान युग का आरंभ जब से हुआ तभी से इष्टकाल तक का आहारगण 48वें श्लोक के उत्तरार्ध और 49-50 श्लोक के अनुसार जान करके ग्रहों के मध्यम स्थान की जानकारी कर लेनी चाहिए। जिस समय सूर्यांश पुरुष ने मैं को सूर्य सिद्धांत का उपदेश दिया है वह इसी अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार सतयुग के अंत का समय है। इसलिए 97वें श्लोक से में त्रेता के आदि से आहारगण बनाने का संकेत भी मिलता है और यह भी दिखाया गया है कि इस समय सब ग्रहों के मध्यम स्थान मेष राशि के आदि में समान थे। इस नियम के अनुसार कलियुग में कलियुग के आदि से ही आहारगण निकालने की रीति सुविधाजनक है, जो कि आजकल प्रचलन में भी है। जैसा त्रेता के आदि में सब ग्रहों के मध्यम स्थान मेष के आदि में समान थे, वैसे ही कलियुग के आदि में भी मेष राशि के आदि में समान थे, क्योंकि त्रेता के आदि से कलियुग के आदि तक का आधा युग महायुग होता है। जितने समय में सब ग्रह पूरे पूरे भ्रमण करते हैं। हाँ, चंद्रमा का उच्च एक महायुग में विषम भ्रमण करने के कारण मकर के आदि में ना होकर कर्क के आदि में था, परंतु पात तुला के ही आदि में था। यह सूर्य सिद्धांत का मत है और भास्कराचार्य के अनुसार कलियुग के आदि में सूर्य चंद्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के मध्यम स्थान निम्न प्रकार से थे। यहाँ पर मंगल 11 राशि 29 अंश 3 कला 50 विकला पर, बुध 11 राशि 27 अंश 24 कला 29 विकला पर, गुरु 11 राशि 29 कला 29 अंश 27 कला 36 विकला पर, शुक्र 11 राशि 28 अंश 42 कला 14 विकला पर, शनि 11 राशि 28 अंश 46 कला 34 विकला पर, चंद्रो 4 राशि 5 अंश 29 कला 46 विकला पर तथा राहु 5 राशि 3 अंश 12 कला 58 विकला पर था। यहाँ तक जो रीति बताई गई है जिससे ग्रहों का मध्य स्थान लंका या उज्जैन की आधी रात के समय का निकलता है। आगे के श्लोकों में लंका के पूर्व पश्चिम देशों में आधी रात के समय ग्रहों का मध्यम स्थान जानने की रीति बताई जाएगी। यहाँ पर हम इस श्लोक संख्या 58 तक का वृत्तांत यहीं पर पूरा करते हैं। अभी आपने श्लोक संख्या 53 से 58 तक की चर्चा सुनी। इसको यहीं पर विराम देते हुए श्लोक संख्या 59 की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवाद।